जग का स्वामी। संख्या पर संक्रियाएं, योग की, घटाव की, गुणन की और विभाजन की। हम लोग इस को देखिए, योग का चिन्ह यहाँ दिया हुआ है, घटाव का चिन्ह दिया हुआ है, गुणन का चिन्ह दिया हुआ है और विभाजन का चिन्ह दिया हुआ है। हम लोग आज इन चारों संक्रियाओं को देखेंगे कि परिमेय संख्या पर हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले योग की क्रिया को देखते हैं परिमेय संख्या पर। जैसे मान लिया जाए कि एक उदाहरण दिया हुआ है कि 2/3 जोड़ और यहाँ एक ऋणात्मक, ये धनात्मक परिमेय संख्या है और एक यहाँ हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या लेते हैं। मान लीजिए कि -3/4। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं पर योग की जब क्रिया होती है तो क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग ये देखेंगे। तो आपको याद रखना है बच्चों कि जब भी दो परिमेय या दो से अधिक परिमेय संख्याओं पर हम योग की क्रिया करते हैं तो उन दोनों परिमेय संख्याओं के जो हर होते हैं उनका हम एलसीएम लेते हैं, यानी 3 और 4 का एलसीएम लेंगे आप तो ये आ जाएगा 12। और आपको क्या करना है फिर कि आप पहली वाली परिमेय संख्या के हर से इसको आप विभाजित करेंगे और जो भागफल आएगा उससे आप अंश को गुना करेंगे। कैसे, आप देखिए 3 से आप 12 को भाग देंगे तो 4 बार में विभाजित होगा और 4 को 2 से गुना करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। अब आपको यहाँ योग का चिन्ह देना है और यहाँ चूंकि ये पहले से ऋणात्मक चिन्ह है तो ऋणात्मक चिन्ह को यहाँ देना है। यही प्रक्रिया जैसे पहले परिमेय संख्या के साथ हम लोग किए, दूसरी परिमेय संख्या के साथ भी यही करेंगे। 4 से भाग देंगे, 12 में आएगा 3 और 3 को इस 3 से गुना करेंगे वो हो जाएगा 9। तो आप देख सकते हैं कि क्या होगा, यहाँ 8 और जोड़ और घटाव, धनात्मक और ऋणात्मक की दोनों आसपास है, इसलिए इन दोनों चिन्हों को हम लोग गुना करके ऋणात्मक चिन्ह लिखते हैं और ये आएगा 8 - 9 यानी कि 1 ये इस तरीके से परिमेय संख्या पर योग की क्रिया का ये इस तरीके से किया जाता है। आइए हम लोग एक लेते हैं, अब हम लोग घटाव का उदाहरण। जैसे अभी आपने देखा कि योग की क्रिया हुई, अब हम लोग घटाव की क्रिया देखेंगे। एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि 8/3 और यहाँ हम लोग घटाव का चिन्ह लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 3/7। यहाँ भी क्रिया वही होगी, दोनों के हर का हम लोग एलसीएम लेंगे, यानी ये एलसीएम होगा 21 और जैसा पहला योग की क्रिया में मैंने बताया था वही चीज होगा। 3 से 21 को विभाजित करेंगे, आएगा 7 और 7 से 8 को गुना करेंगे, ये होगा 56। अब यहाँ देखिए ये ऋणात्मक चिन्ह है यहाँ वाला, 7 से 21 को विभाजित करेंगे, आएगा 3 और 3 से इस 3 को गुना करेंगे यानी होगा 9 और 56 में से जब 9 को हम लोग घटाएंगे तो ये आएगा 47/21 यानी घटाव की क्रिया ऐसे होगी। आइए हम लोग देखते हैं गुणन की क्रिया। जैसे मान लिया जाए कि एक है 3/12 और गुणन करना है 6/15। एक परिमेय संख्या 3/12, दूसरी परिमेय संख्या 6/15। इसको गुणन करना है तो गुणन करने में क्या करना है, सीधा सा बात आपको याद रखनी है कि अंश से अंश को गुना करेंगे और हर से हर को गुना करेंगे, यानी कि 3 × 6 18 और 15 × 12 ये आ जाएगा 180। अब आप इसको मानक रूप में ले आइए, यहाँ 18 है और यहाँ 180 है, यानी इन दोनों का सारा गुणनखंड 18 होगा। तो हम इसको भाग दे देंगे 18 से, तो ये 1 आएगा और ये 10 आएगा, यानी 1/10। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका बच्चों यहीं आप देख सक रहे हैं कि 3/12 × 6/15 है, तो आप यहाँ भी आप इसको ऐसी संख्या से विभाजित कर सकते हैं अंश और हर को
जिससे कि एक अंश और एक हर में हम भाग दे सकें। जैसे 3 से अगर हम भाग देना चाहें तो ये 1 बार में विभाजित हो जाएगा और ये 4 बार में विभाजित हो जाएगा। और देखिए ये 3 से 2 बार में विभाजित हो रहा है, फिर ये 3 से 5 बार में विभाजित हो रहा है। यानी आप देख रहे हैं कि ये आ गया 2 में 1 से गुना करेंगे तो होगा 2 और ये हो जाएगा 5 गुने 4 यानी 20 और यहाँ सार्वगुणनखंड, यहाँ सार्वगुणनखंड हो जाएगा 2/20 और 2/20 का मानक परिमेय संख्या होगा 1/10। यानी आप देख सकते हैं कि उत्तर एक जैसा है, एक ही है। अगली क्रिया जो हम लोग करेंगे वो है विभाजन की क्रिया। विभाजन की क्रिया एक हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि 5/9 इसको हम लोग विभाजित करते हैं 15/27। अब देखिए ये 5/9 है, दूसरी संख्या है 15/27 परिमेय संख्या। हमको विभाजन करना है। विभाजन करने में आपको याद रखना है बच्चों कि सीधे सीधे हम विभाजन की क्रिया को गुणन की क्रिया में बदल देंगे, यानी भाग के बदले हम गुणा का चिन्ह लिखेंगे और जो दूसरी परिमेय संख्या लिखी हुई है इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी अंश को हर बना देंगे और हर को अंश के रूप में लिखेंगे। देखिए आप देख सकते हैं 15 यहाँ हर हो गया और 27 अंश हो गया। अब हम इसको अपनी सुविधा के अनुसार विभाजित कर देंगे। जैसे 5 से हमने इसको 1 बार विभाजित किया और ये 3 बार में विभाजित हो गया। इस तरह 9 से ये 1 बार में विभाजित हो गया और ये 3 बार में विभाजित हो गया। फिर देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये 1 बार में ये विभाजित हो गया, ये 1 बार में विभाजित हो गया। यानी ऊपर अंश में आया 1 गुने 1 यानी 1 और नीचे हर में 1 गुने 1 यानी 1, यानी ये आंसर। तो इस तरह हम लोग परिमेय संख्या पर जो योग घटाव गुणन और विभाजन की संक्रिया है हम लोग उसको इस तरीके से कर सकते हैं। आइए हम लोग अगला जो बिंदु है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे अगला बिंदु है बच्चों कि हम लोग व्युत्क्रम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसी भी दिया जाए कि एक हम लोग संख्या लेते हैं 2/5, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका व्युत्क्रम होगा 5/2। यानी देखिए अंश जो है वो हर हो गया और हर जो है वो अंश हो गया। ये व्युत्क्रम हुआ किसी भी परिमेय संख्या का। आप देख सकते हैं, आपको याद रखना है व्युत्क्रम कि किसी भी दी हुई परिमेय संख्या का व्युत्क्रम के साथ यदि हम गुणन करते हैं तो परिणाम 1 आता है। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ 2/5 एक परिमेय संख्या है, इसको यदि हम इसके व्युत्क्रम से गुना करेंगे तो परिणाम 1 आएगा। अब देखिए परिणाम 1 आता है। यानी कि परिमेय संख्या का व्युत्क्रम किसी भी दी हुई परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल 1 होता है। ये आपको याद रखना है बच्चों कि किसी भी दी हुई परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल 1 होता है। आइए हम लोग तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु जिसको हम लोग चर्चा करेंगे तीसरा बिंदु है योज्य प्रतिलोम। मतलब किसी भी दी हुई संख्या का योज्य
प्रतिलोम, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम संख्या दी हुई है, उसमें हम क्या जोड़ेंगे कि परिणाम हमको शून्य आएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, आपको जो भी आपको परिमेय संख्या दी हुई है उसमें यदि हम -1 से गुणा कर दें और जो परिमेय संख्या हमको मिलेगी वही उसका योज्य प्रतिलोम होता है। जैसे 1/5 है, इसको यदि हम -1 से गुणा कर दें तो जो हमको संख्या प्राप्त होगी वह 1/5 का योज्य प्रतिलोम होगी, यानी -1/5। यानी आप यहाँ -1/5 रखेंगे तो परिणाम शून्य आएगा। तो योज्य प्रतिलोम आपको ध्यान रखना है कि किसी भी दी गई संख्या में, दी गई परिमेय संख्या में आप -1 से गुणा करेंगे तो आपको योज्य प्रतिलोम प्राप्त होगा, और किसी दी हुई परिमेय संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम का योग हमेशा शून्य होता है। आइए हम लोग अगले बिंदु पे चर्चा करें, यानी गुणात्मक प्रतिलोम। बच्चों, आपको गुणात्मक प्रतिलोम किसी दी हुई परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम जानने के लिए आप सीधे सीधे अगर कहें हम लोग तो किसी भी दी हुई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसका व्युत्क्रम ही होता है। व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे मान लिया जाए, हम लोग एक उदाहरण लेते हैं 2/3, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 3/2। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि कोई भी दी हुई परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम के बीच यदि हम गुणा करें तो परिणाम 1 आता है। आपने देखा था योज्य प्रतिलोम में कि यदि हम लोग दी हुई परिमेय संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ते हैं तब परिणाम शून्य आता था। गुणात्मक प्रतिलोम में हम दी हुई परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम को जब हम लोग जोड़ते हैं तो वह 1 आता है, गुणा करते हैं तो वह 1 आता है। यहाँ आपको एक और नियम याद रखना है गुणात्मक प्रतिलोम में बच्चों, कि शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, नहीं, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप शून्य को जानते हैं कि हम लोग शून्य को P/Q के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, 0/1, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो 1/0 होगा, व्युत्क्रम होगा, और 1/0 यानी ये Q के बराबर। हमारा जो नियम है कि कोई भी परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में होती है उसका Q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ 0 के बराबर Q है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। तो 0 का गुणात्मक प्रतिलोम एक परिमेय संख्या नहीं होती है, इसलिए 0 का हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम नहीं निकालते। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।